नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित ख्याति प्राप्त लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी सरसी धरती। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सरसी धरती। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड। सीट बेल्ट कसते उसने नीचे झांका। वायुयान जिधर झुक जाता है उधर ही रोम की जगमगाहट बाँह पसार कर उठाती है और फिर ज्यों उदास सा हो ठहर जाती है। वायुयान दूसरी ओर डोल जाता है। एक लंबी सांस ली उसने। दोनों पैर दुख रहे थे, कमर में भी दर्द सनसना रहा था। चेहरा सूखा और बाल बेजान हो गए थे। 7-8 घंटे का सफ़र उन्होंने 1.5 दिन में तय किया है। 2 बार वे कराची से चले थे, 2 बार लौटना पड़ा और उससे भी पहले बम्बई में ही 6 घंटे देर से फ्लाइट चली थी। कराची में वे सब थक गए थे, बच्चे चीख रहे थे, महिलाएं सब इधर उधर पसर गई थीं। आखिर एयरवेज की बस सबको होटल ले गई थी। होटल में चाय खाना सब मिला। बिस्तर कमरा भी स्वच्छ था, पर उसे नींद नहीं आती। अनजानी जगह वह खिड़की के पास कुर्सी डाले अंधकार में झिंगुरों का हो हल्ला सुनती रही थी और हंस पड़ी थी। झिंगुर भी तो बंटवारे के साथ परदेश के हो गए हैं। उसने कहीं पढ़ा था कि दोपहर के सन्नाटे में जब सूरज सीधा सिर पर होता है, रोम के भग्नावशेष तब लगता है अभी जी उठेंगे, अभी उनमें युद्ध और नर्तन गूंजने लगेगा। घोड़े और बग्घी, सम्राट और सेवक जाग जाएंगे। समय तब ठहर जाता है। हर ईंट पल और हर दीवार घंटा हो जाती है। मोटे शीशे के दरवाजे से उसने चेहरा सटा लिया। आज रोम कोहरे में लीप दिया गया था। लखनवी खरबूजे के रंग की बिजली के लट्टुओं की कुछ कतारों को छोड़कर एक भी इमारत नजर नहीं पड़ती थी। कासल, पांपे, गिरजे कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधकार। लाउंज की एक कुर्सी पर पीली साड़ी वाली एक लड़की बड़ी देर से आंखें बंद किए पड़ी थी। पास में उसका हैंडबैग, मैगजीन, कोट, सैंडल पड़े थे। शायद साड़ी की झलक थी। लड़की का रंग बेहद पीला, बीमार सा लगता था। झुककर उसका कंधा छूकर बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है? लड़की ने नहीं सुना। सुना तो आंख नहीं खोली। उंगली से उसका माथा देखा, ठंडा था। आपकी तबीयत खराब है क्या? 2 शैडो से रंगी पलकें बड़ी बड़ी कजलाई आंखों पर धीरे धीरे उठीं। हल्की झुंझलाहट मुंह पर फैली। जगाया जाना अच्छा नहीं लगा। फ्लाइट का समय हो गया क्या? नहीं, मुझे लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं, अन्यथा जगाने की नीयत मेरी नहीं थी। एक उबासी रोकती वह बोली, अरे तबीयत तो बेहद खराब रही। मुझे तो लगा इस प्लेन से जीवित नहीं उतरूंगी। भीतर से सब उलट गया इतनी देर में। अगर अमेरिका तक यही हाल रहा तो ईश्वर ही जाने। उम्मीद तो है कि मौसम सुधर जाएगा और इतना ऊपर नीचे जाना नहीं होगा। तुम कहाँ जा रही हो? क्लीवलैंड। अरे सच? क्या पढ़ने? हाँ, वेस्टर्न में फेलोशिप मिली है, एमए सोशल वर्क के लिए। यह अच्छा हुआ, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ। मेरा मतलब क्लीवलैंड। बाकी जितने लोगों से बातें हुई सब कहीं कहीं जा रहे हैं। कोई पिट्सबर्ग, कोई फिलाडेल्फिया। मुझे लगा क्लीवलैंड में कोई अपने देश का मिलेगा ही नहीं। अरे यह बात नहीं, मैंने तो सुना है वहाँ अच्छी खासी भीड़ है हम लोगों की। आप बैठिए ना। आप भी वेस्टर्न रिजर्व जा रही हैं क्या? नहीं, मैं 2 साल इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ क्लीवलैंड क्लिनिक में। नक्शे के अनुसार तुम्हारे विश्वविद्यालय से ज़्यादा दूर नहीं है। ओह, आप डॉक्टर हैं? उन बड़ी बड़ी आंखों में विस्मय मिश्रित आदर भर गया। मैं डॉक्टर लोगों का बड़ा मान करती हूँ। वह हंसी, मानो अपने अविश्वास पर, कि यह पतली दुबली सांवली बीमार दिखाई देने वाली लड़की डॉक्टरी करने जा रही है, वह भी अमेरिका में।
जब तक जहाज चला दोनों एक ही जगह बैठी रहीं। दोनों दिल्ली की थीं। मेरा नाम आभा है, आभा मिश्रा। हम लोग ग्रीन पार्क में रहते हैं। मेरे बड़े भैया का ठेके का काम है। आप? हम लोग करोल बाग में रहते हैं। अच्छा, वहाँ तो मेरी बहुत सी सहेलियाँ रहती हैं। आप किस जगह रहती हैं करोल बाग में? देशबंधु गुप्ता रोड पर कुछ गिरजे हैं, उनके चारों तरफ जो बस्ती है वहीं पर हमारा घर भी है। आपने अपना नाम नहीं बताया। नाजनीन टिबरसन। ओह, आप ईसाई हैं? हाँ। क्लीवलैंड के हवाई अड्डों पर दोनों जुदा हुईं। आभा को मिलने एक होस्ट फैमिली आई थी। वह उसे कार में ले गई। नाजनीन को अस्पताल की तरफ से पूरे निर्देश लिफाफे में मिल गए। वह बस से टर्मिनस तक आई, वहाँ से टैक्सी लेकर होटल। नाजनीन उनमें से है जिन्हें देखकर अन्य लोग विशेषकर ना उत्सुक होते हैं ना झेंपते हैं, पर जिन्हें देख लोग सहजता से मित्र स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बोलेगी कम, सुनेगी अधिक, समय पर काम आएगी। वे यह भी जानते हैं कि इस सांवली त्वचा के नीचे बेहद तीक्ष्ण मेधा है। असमय यह सलाह मशविरा भी दे सकेगी। नाजनीन भी यह जानती है। वह चुपचाप आते का स्वागत करती है, जाते को मुस्कुराकर विदा देती है। कभी बांध कर किसी को रखने का उसका जी नहीं होता, और अपना एकाकीपन वह रोगियों के दुख से सुख से भर लेती है। अपना फालतू समय अन्य डॉक्टरों को डेट पर जाना हो तो उनकी शिफ्ट निभाकर गुजार लेती है। दिवाली पर सुना क्लीवलैंड के भारतीय छात्र संघ की ओर से बड़ा आयोजन है। नाजनीन को फ़ोन आया कि शाम को वैरायटी एंटरटेनमेंट है, वह भी कुछ आइटम दे। नहीं, आइटम देने लायक योग्यता उसमें नहीं, पर वह गुलाब जामुन बना लाएगी। 4 पाउंड सूखे दूध में नाजनीन ने थोड़ा मैदा मिलाया, थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला और मक्खन पिघला कर डाला। थोड़े थोड़े ताजे दूध के छींटे दे देकर 4 लोई तैयार की और लोइयों की नन्ही नन्ही गोलियां बांधी। गोलियों को गरम घी में तला, गुलाबी हो जाने पर उबलती चाशनी में छोड़ दिया। 400 के करीब गुलाब जामुन बनाए 2 दिन में। दिन भी क्यों, रात में। सुबह दोपहर शाम ड्यूटी पर गुजर जाते हैं, रह जाती रात। एल्युमिनियम के 8 लीटर साइज वाले भगोने में भरकर वह टैक्सी में रख गुलाब जामुन दिवाली पर कॉलेज लाई। सब ने बहुत पसंद किए। कम से कम 20 महिलाओं को लिखकर उसने रेसिपी दी, पर आभा से मिलना नहीं हुआ। आभा ड्रेसिंग रूम में ही रही इतनी देर। वह नागिन के गाने मन डोले मेरा तन डोले पर नृत्य दे रही है, और आभा ने अपने वैजंती मालानुमा चेहरे को वास्तव में ही नागिन सा बना लिया है हूबहू, और उसके नृत्य ने ओडियन या पैलेस कर दिया है स्टेज को। लड़के सब तालियां पीटते थकते नहीं। वंस मोर की आवाज़ें हवा में तैर उठती हैं। आभा से मिलना हुआ कुछ दिन बाद। नाजनीन कुछ डॉक्टर मित्रों के साथ कॉफ़ी पीने गई थी ड्रग स्टोर में, जो कि वेस्टर्न रिजर्व के पास ही था। पीछे क्लीवलैंड में बड़ा हंगामा रहा। नीग्रो और गोरे लोगों में जगह जगह लूट हत्या छिड़ गई। कितने ही लोग मरे मिटे, घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गईं। अस्पताल में बेहद काम बढ़ गया। 2 दिन कर्फ्यू रहा शहर में। कर्फ्यू हटा तो वह खरीदारी के लिए जाने को हुई। नाज, अकेले अभी कहीं नहीं जाना, उसके सहकर्मी जॉर्ज ने सावधान किया। पर क्यों जॉर्ज? मैं तो ना गोरी हूँ ना नीग्रो, मुझे कोई क्या कहेगा। फिर थक गई हूँ यहाँ दीवारें देखते, कुछ ताज़ा हवा चाहिए। तो हम सब चलेंगे साथ कार में, वहीं चलकर कॉफ़ी पियेंगे। बॉब, जॉर्ज, लिंडा और वह कॉफ़ी और आइसक्रीम का ऑर्डर देकर बैठे। घूम फिरकर बात फिर आ गई। इन नीग्रो लोगों पर इतना गुस्सा आता है मुझे कि क्या बताऊं। काम कर नहीं सकते, सारी कमाई शराब जुए में फूंक आते हैं। साल में 1 के नहीं 2 बच्चों के बाप जरूर ही बन जाते हैं। फिर अपनी गरीबी मुसीबतों के लिए गोरों के घर जला आते हैं। 2-4 को छुरों से चीर देते हैं, जंगली कहीं के। श्श! जॉर्ज ने लिंडा को चुप किया।
एक काला चेहरा मैगजीन रैक पर झुका कोई पत्रिका ढूंढ रहा था। नाज़नीन कॉफ़ी में धीरे धीरे चम्मच चलाती रही, अनमनी सी। तुम्हारा क्या मत है नाज? बॉब ने पूछा। मेरा मत से क्या होता है बॉब? समस्या समय के साथ उपजती है, समय के साथ ही नष्ट होती है। मत से कुछ नहीं होता। बॉब ने नासमझा सा सिर हिला दिया। बात सीधी सी है। जब से आई हूँ कई लेख पढ़ चुकी हूँ तुम्हारे समाचार पत्रों में। भारत में गरीबी है, लोग मर रहे हैं क्योंकि वहाँ अज्ञान है, आलस्य है, घूसखोरी है, अंधविश्वास है और सबसे ज़्यादा है उदासीनता। कोई कुछ करता धरता नहीं है। अब यह हुआ अमेरिकी व्यक्ति का मत भारत की गरीबी के बारे में। बताओ उससे क्या हल निकला? समस्या तो बनी रही वैसी की वैसी। किसी ने समाधान नहीं ढूंढा, और समाधान इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि समाधान से नीग्रो लोगों को यूं इस्तेमाल कर और बुरा किया, रंग भेद कर, या कि नीग्रो लोग बुरा कर रहे हैं घृणा को भड़का कर। पर इन सब आरोपों से कुछ बनता नहीं। मैं तो उदास होकर रह जाती हूँ और प्रार्थना कर लेती हूँ कि हमारा अकाल, गरीबी और तुम्हारा यह रंग भेद का क्लेश समाप्त हो जाए। तुरंत कुछ तिर आया है। नाज़नीन ने भर घूंट कॉफ़ी गले में उलीच ली। चलने लगे तो दरवाजे में आभा से मुठभेड़ हो गई। ओह आप! मैं कब से आपसे मिलना चाह रही थी। सतीश, ये हैं हमारी डॉक्टर दीदी, और यह सतीश गिल हैं, इंजीनियरिंग MS कर रहा है। आप कहाँ जा रही हैं? इन लोगों के साथ आई थी। पर तुम कैसी हो आभा? अच्छी हूँ मैं तो। सुनिए, आपको फुर्सत हो तो रुक जाइए ना, सतीश अपनी कार में पहुँचा देगा। ये लोग दरवाज़ा रोके खड़े हैं और बाहर से कुछ लोग भीतर आना चाह रहे हैं। नाज़नीन असमंजस में है। क्यों नहीं नाज, तुम रुको, बस अकेले अभी कुछ दिन कहीं मत जाना। धन्यवाद जॉर्ज, कल मिलेंगे। बॉब, लिंडा, कॉफ़ी के लिए शुक्रिया। आभा सुंदर दिख रही है आज। सिल्क की बादामी साड़ी पर बड़े बड़े फूल छपे हैं, गहरे ब्राउन। गले में उसी रंग के पत्थरों की माला है, एक चोटी किए है। बाल कुछ बिखरे हुए हैं। सतीश के साथ चलती अच्छी लगती है। लंबा है वह, इकहरा लेटेस्ट कट का सूट पहना है। नाज़नीन कुछ और छोटी हो गई है, कलसा गई है। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही है, जमते जमते समय लगेगा। आपका कैसा चल रहा है? अच्छा है, बड़ा अच्छा क्लिनिक है, डॉक्टर लोग भी अच्छे हैं। फिर चिकित्सा के संसार में तो हर समय कुछ न कुछ नया बना रहता है। तुम्हारे घर पर तो सब ठीक है आभा? पत्र आया होगा? हाँ आया था, 1 महीना हुआ। भैया को तो फुर्सत नहीं होती। भाभी हैं सो उन्हें हमारी याद क्या आएगी। छोटा भतीजा है, मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, 8वीं में। उसने लिखा है। माउथ ऑर्गन मंगाया है, एक एल्विस प्रेस्ले का रिकॉर्ड। मम्मी डैडी? उन्हें तो 6 साल हो गए। कार एक्सीडेंट हो गया था आगरा जाते समय ट्रक से। ओह, आप कहाँ रहती हैं? सतीश ने पूछा इस बार। ज़्यादा दूर नहीं, क्लिनिक और यहाँ के लगभग बीच में एक अपार्टमेंट मिल गया अच्छा सा। चलो ना, हम लोग वहीं बैठकर बात करेंगे। आभा को अपार्टमेंट बहुत भा गया और भारतीय पराठे और भी ज़्यादा। मचल कर बोली, डॉक्टर दीदी, इतनी बड़ी जगह अकेला लगता हो तो हमें रख लीजिए ना। अरे ज़रूर, मैं तो कहने ही वाली थी। अकेले अच्छा नहीं लगता, महंगा भी बहुत पड़ता है। सोचती थी कि शायद तुम्हें किसी ऐसी लड़की का मालूम हो जो शेयर करना पसंद करे। किसी को क्यों, मैं तो हूँ। मैं तंग आ गई हॉस्टल में। यहाँ अच्छा रहेगा, क्यों सतीश? तुम जैसा चाहो, हमारी जगह भी तो यहाँ से पास ही है, अच्छा है। आभा अपने 2 सूटकेस लेकर आ गई। 15 तारीख को सतीश छोड़ गया। रात में सोफे को खोलकर पलंग बना नाज़नीन सो जाती है। पलंग पर आभा का साम्राज्य हो गया है। बाथरूम में भी उसका ब्रश, कंघा, पेस्ट, क्रीम, पिन, पाउडर, सेंट, नाइट गाउन, स्लीपर, शावर कैप, मैले कपड़े। रसोई में उसके बिना धुले कप, प्लेटें, बिन पढ़ी पुस्तकें। बैठक में उसके कुछ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। बेडरूम में उसकी 25-30 साड़ियाँ,
4 कोट, 7 स्वेटर, 3 सैंडल, 2 हाउस कोट, 4 काले सफ़ेद लाल पर्स और रेजगारी, पुराने पत्र, कुछ चित्र भतीजे और भतीजी के अच्छी तरह फैल गए हैं। नाजनीन ने चाहा आभा उसे नाजनीन ही कहे, डॉक्टर दीदी नहीं, पर आभा की आदत छूटती नहीं। नाजनीन भी जोर नहीं देती, अब दीदी से बंधन लगता है, और डॉक्टर में जो आदर रहता है वही इन सब बेतरतीब फैली पुस्तकों, ढेर लगे मैले कपड़ों, अनधुले बर्तनों का बुरा नहीं मानने देता। सतीश के इधर उधर छोड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी साफ करवा लेता है, और अस्पताल से लौटने पर कभी सतीश की गाड़ी नीचे खड़ी हो तो झिझक जो पैरों को किसी अन्य दिशा में ले जाती है, और बाहर खाने पर जो $2-3 लग जाते हैं उन सब को भी सह लेने देता है। और आभा मस्त है, वह जीवन से बदला ले रही है। जानती हो दीदी, भाभी हमें कभी फिल्म देखने नहीं जाने देती थी, कहती थी बिगड़ जाएगी, बिना बाहों का ब्लाउज नहीं पहनने देती थी। अब माँ से तो कोई जिद कर ले, भाई भाभी से कैसे करे। और तो और हमें इंद्रप्रस्थ में, जानती हो, उस चिड़ियाघर में पढ़ने भेजा। कॉलेज की बस से जाओ और उसी से आओ, बड़ा मन जलता था। और जानती हो हम उन्हें क्या कहते थे, अपनी भाभी को ललाइन। वह क्या होता है? लाला लोगों के घर की, यानी कुछ गंवार कुछ अनपढ़। तुम तो पूरी बच्ची हो आभा। नहीं दीदी, तुम नहीं समझोगी, ईसाई लोगों में तो ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नाजनीन ने मुंह फेर लिया। कल पापा का पत्र आया है। मेरी प्यारी नीनी, तू जहाँ रहे यीशु की छाया तुझ पर बनी रहे, उसकी रोशनी तुझे रास्ता दे। नाजनीन आज चिंतित है। सतीश बहुत दिनों से नज़र नहीं आया है और आभा के रंग ढंग ठीक नज़र नहीं आते। कल बहुत रात गए लौटी थी और लगता था पिए है। सीढ़ियों पर उसके मित्र लोग कुछ देर हंगामा मचाते रहे, फिर बाय बाय टाटा। आज सुबह से वह सिर दर्द लिए बिस्तर में पड़ी रही, नाश्ता नहीं किया, बोली भी नहीं। नाजनीन अस्पताल से लौटी तो लगा आभा आज कॉलेज भी नहीं गई पढ़ने। बेमन से नाजनीन ने आभा के ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड रख दिया। कब तक यह रोना सुनती रहोगी दीदी? आभा 2 थैलों में खाने पीने का सामान लेकर आई है, खड़ी खड़ी कह रही है। रिकॉर्ड उतारकर नाजनीन ने ग्रामोफोन बंद किया, बोली कुछ भी नहीं। कल मैंने कुछ मित्रों को बुलाया है, बियर क्रैकर वगैरह ले आई हूँ। कौन कौन आ रहा है? विजय सुराना है, किशन सहगल और उसकी गर्लफ्रेंड सूजी। तुम भी कुछ डॉक्टर लोगों को बुला लो ना। वह जो उस दिन आया था भाटिया, वह अच्छा दिखता था। अनसुना कर पूछा नाजनीन ने। सतीश नहीं आएगा? आभा ने खाने के लिफाफे रसोई की मेज पर टिका दिए। कुछ देर गुस्से में खड़ी रही। नहीं, उसे नहीं बुलाया है, ब्रूट। नाजनीन उठी। आज सच ही बहुत ज़्यादा थक गई है। इतना तो पोर पोर कभी नहीं दुखे। बियर की कैन निकालकर फ्रिज में चुनने लगी। आभा हथेली में मुंह दिए खूब गुस्सा हुए बैठी है, पर नाजनीन में इतनी शक्ति भी नहीं कि कुछ पूछे। क्रैकर के डिब्बे फ्रिज की छत पर चुन उसने कुछ चावल पानी में भीगने के लिए छोड़ दिए। उबले चनों का डिब्बा खोल रही है। यही छौंक देगी आज। भूख उसे नहीं है, पर शायद आभा भूखी हो। जानती हो डॉक्टर दीदी, यह सतीश का बच्चा पूरा पाजी है। इतना हमने उसके लिए किया और वह कल उस जूली चुड़ैल के साथ डेट पर गया। उसके दोस्त हंस रहे थे कि वह लवरज लेन का रास्ता पूछ रहा था। गुस्से भरे गालों पर टपाटप आंसू बिखर रहे थे। मैं सोचती थी वह मुझे प्यार करता है, दम तो बड़ा भरता था। मैं सोचती थी, क्या आभा? नहीं मालूम दीदी, ये लोग ऐसे ही होते हैं क्या? जानती हो मैं क्या सोचती हूँ आभा? तुम सोचती हो सब लोग तुम्हारा उधार खाए बैठे हैं कि तुमने उन पर दया दृष्टि कर दी है, तो वे केवल तुम्हारे हो जाने चाहिए। मैं सोचती हूँ आभा, तुम पाने की इतनी अभिलाषी हो, देना तुम बिल्कुल नहीं जानती हो। देश की बात दूसरी है। वहाँ सामाजिक बंधन इतना है कि जो भी लड़की उन्हें थोड़ी अनुकंपा करने लगे
उसी पर लड़के जान देने को तैयार हो जाते हैं। यह दूसरा समाज है, यहाँ जिस लड़की को चाहे अटा पटा लो। फिर एक से बंध कर कोई क्यों बैठेगा? वैसे तुमने सतीश का प्यार तो चाहा, अपना भी दिया। प्यार कितनी तरह का होता है। एक देने वाला ज्यों सूरज की गरमाई, जिसे छू ले जीवन दे दे और देती रहे। एक पाने वाला ज्यों पतझड़ कि अपनी झोंक में सब समेटता चला जाता है, फूल पत्ता रंग रौनक, और देता कुछ भी नहीं। आभा के आंसू रुक गए, काजल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, गोरा रंग राख हो गया। एक अजीब व्यंग भरा रहस्य उसके होंठ छू गया, तिरस्कार से भर गया उसका जी। तुमने कभी किया है? जाना है? तुम्हें क्या मालूम प्यार क्या होता है? नाजनीन का माथा बहुत तेज घूम रहा है, लगता है छत का लट्टू गिर जाएगा। कभी उबलते चावलों की भाप उसके नासापुट में भर गई है, लगता अभी उल्टी हो जाएगी। छोलों का डिब्बा उसने अधखुला काउंटर पर छोड़ दिया। आभा, यह तुम बना लेना, तुम ठीक कहती हो शायद। नहीं दीदी, गुस्सा नहीं हो, मेरा मन ठिकाने नहीं है। गुस्सा क्या होता है आभा? मेरी ज़रा तबीयत खराब है, एक एस्प्रिन से ठीक हो जाएगी। सर्दियों में रात का अंधेरा कितनी जल्दी गहरा जाता है। हवा तेज चल रही है, बगल के अपार्टमेंट में कोई नहीं है। एक खुली खिड़की बज रही है। आभा बेडरूम में पढ़ रही है। नाजनीन सोफे का बेड बना रजाई ओढ़े पड़ी है। धीरे धीरे कमरा मिट चला, कमरे की दीवारें डूब गई हैं, सड़क का शोर रीत गया है। नाजनीन उड़ चली है हवा के साथ साथ। रविवार था उस दिन, जब मोहन टेलर्स के यहाँ से उसकी सफ़ेद लेस की वेडिंग ड्रेस और बेल तैयार होकर आ गई थी। गिरजे से आकर उसने शीशे के आगे खड़े होकर उसे शरीर से लगाया था। घर पर सिर्फ मुंडू था। पापा पादरियों की एक कॉन्फ्रेंस में केरल गए थे। फिर उससे रहा नहीं गया था। जल्दी जल्दी साड़ी उतार फेंक उसने ड्रेस पहन ली थी, वेल माथे पर छुआ ली। उसका नाचने को मन किया था, बिल्कुल मन नहीं था कि ड्रेस उतारे। वह परी परी सी लगती थी उसमें। उसके मुंह पर गुलाबी रंगत भर गई। उसकी आंखें खुशी में बड़ी बड़ी लगती थीं। उसकी कलाई में नई घड़ी थी, किसी स्मगलर से खरीदी थी उसके मंगेतर ने 400 रुपये की लेडीज़ ओमेगा। वह अपनी फ्रॉक कलेजे से लगाए रखना चाहती थी। बेल को चूम चूम लेना चाह रही थी। उसने एक बटन खोला, थोड़ा थमकर दूसरा बड़े हौले से कि चटक न जाए। नीनी, रेजी किवाड़ थामे खड़ा था, बदहवास सा। नीनी? ओह नहीं रेजी, जाओ। जल्दी से उसने बेड कवर घसीट कर चारों ओर लपेट लिया। जाओ रेजी, बदशगुनी होती है ऐसे इन कपड़ों में समय से पहले देखना। पर वह नहीं माना था, बढ़ता ही चला आया। क्या बच्चों जैसी बात करती है? ओह नीनी, जरा शीशे में देख तो, देख। बेड कवर उतार फेंक वह उसे फिर शीशे के सामने ले आया था। रविवार के अपने गहरी स्लेटी सूट सफ़ेद माया लगी कमीज में था रेजी, और उसके कंधे से लगी वह देखती रही अपने परी रूप को, अपने उस राजकुमार को। कल कनॉट प्लेस गया था, एक बड़ा अच्छा सेंट मिल गया है साहब सिंह के यहाँ से। एक ही शीशी थी, तेरे लिए लाया हूँ। और कल एक डुप्लीकेटर का भी ऑर्डर मिल गया है, खूब कमीशन आने वाला है। कहीं चलेगी? दार्जिलिंग? सेंट की शीशी निकालकर उसने खूब स्प्रे कर दिया। चुटकी से जरा कॉलर उठा, भीतर वक्ष तक तर कर दिया था। हटो नीनी, अरे कोई आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अभी तो मुंडू कह गया है मैटनी देखने जा रहा है लिबर्टी पर। तूने ही तो दी थी उसे छुट्टी। नहीं नहीं, हटो रेजी, यह क्या करते हो? मंगलवार को पापा लौट आए। उसी शाम कोका कोला के क्रेट पोर्च में चुन दिए गए थे। बुध को मुंबई से मेहमान आ गए। वीरवार को शामियाना आ गया था और कुर्सियाँ। तभी पापा आए थे भागते बदहवास से। नीनी जल्दी, इरविन। पापा जल्दी मेरी बच्ची। रेजी
इमरजेंसी वालों ने उसे अंदर तक जाने नहीं दिया। अभी नहीं, अभी डॉक्टर लोग अंदर हैं। ओ रेजी, ओ रेजी, तुम मरोगे नहीं रेजी, तुम्हें मरने नहीं देंगे। रेजी, देखो तो रेजी। मृत्यु तो इंस्टेंट हो गई होगी। ट्रक वाला रौंदता ही चला गया। बेचारा, कुछ भी उम्र नहीं थी। शुक्र है शादीशुदा नहीं था। स्कूटर देखा है, बाहर ही रखा है। पिचक कर टीन हो गया है बिल्कुल। दीदी, तुम रो रही हो? आभा गले में बाँह डालकर लिपट गई। तुम नाराज हो गई दीदी, हमसे गलती हुई। नहीं आभा, जरा सिर में दर्द है, तू सो जा। तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं? नहीं, जा सो जा, सुबह काम पर जाना है। रात कई पहर बीत गई है। आभा औंधी सोई है। नाजनीन की रजाई भी अब उठ गिर नहीं रही। सब शांत है। चांद देर से निकला है। नाजनीन के सांवले मुंह पर नींद में मुस्कुराहट है। रेजी उसके सामने खड़ा है। कमरे के तालाब में एक कुमुद खिलने लगा है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।